पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम पाठ्यक्रम। किसी भी देश में उसके संविधान का जो स्थान होता है, शिक्षा जगत में वही स्थान पाठ्यक्रम का है। पाठ्यक्रम शिक्षा की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम लातीन भाषा के कुर्रेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। उसका लाक्षणिक अर्थ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी की प्रगति का क्षेत्र। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही छात्र द्वारा शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। पाठ्यक्रम उन सभी क्रियाओं और अनुभवों का योग है जो ज्ञानार्जन एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास के निमित्त विद्यालय के निर्देश में नियोजित किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के प्रकरण में हम विस्तार से विचार कर चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अर्थात उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण इस ढंग से होना चाहिए जिससे उक्त उद्देश्यों की पूर्ति छात्र के द्वारा की जा सके। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय निम्नलिखित विषयों का विचार अपेक्षित है। पहला, छात्र अपने अनुभव, ज्ञान एवं विचारों को शुद्ध, कलात्मक, मधुर तथा प्रभावोत्पादक भाषा में मौखिक अथवा लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सके तथा दूसरों की कही या लिखी हुई बात को समझने की क्षमता प्राप्त करे, क्योंकि भाषा संपूर्ण सामाजिक व्यवहार एवं ज्ञानार्जन का आधार है। दूसरा, समाज में शील, सद्भावना, सदाचार एवं आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करने योग्य बने, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समुदाय में रहकर और व्यवहार करके ही मनुष्य बनता है। इसलिए छात्रों को अपने देश और समाज की नीति, रीति एवं संस्कृति का परिचय हो, इतिहास और भूगोल का ज्ञान हो, सामाजिक प्रवृत्तियों में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान हो, जिसका अनुभव सामाजिक संपर्क से उन्हें प्राप्त हो। सामाजिक चेतना, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास के लिए शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन हो। विद्यालय पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु चरित्र निर्माण होना चाहिए। शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन इस प्रकार से हो कि छात्रों में नैतिक गुणों का संवर्धन सहज रूप से हो सके। तीसरा, सम्मानपूर्ण तथा प्रामाणिकता के व्यवसाय द्वारा जीविका अर्जित करने में समर्थ हो। इसलिए छात्रों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार गणित, अन्य शास्त्र, शिल्प तथा विज्ञानों का अध्ययन करने की सुविधा मिले। इस सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए अनेक विषयों, विधाओं तथा कलाओं का व्यापक क्षेत्र खुला रहे, जिससे वे अपनी प्रकृति के अनुकूल विषय का चयन कर सके। चौथा, स्वस्थ होकर दूसरों के श्रद्धा भाजन बने और अपने देश की सुरक्षा तथा दुर्बलों की सहायता एवं रक्षा करने में समर्थ हों। इसलिए उन्हें शारीरिक संस्कार की व्यवस्था हो। उन्हें खेल, व्यायाम, सैन्य शिक्षा, योगासन, प्राणायाम आदि के द्वारा शारीरिक विकास करने की सुविधा हो। स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी सभी स्तरों पर कराई जानी चाहिए। पांचवा, अपना मानसिक तथा कलात्मक संस्कार करके सौंदर्य भावना पल्लवित कर सके। इसलिए उन्हें चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला आदि की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हों। छठा, सात्विक जीवन एवं धर्म निष्ठा के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करते हुए अपने जीवन लक्ष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति की ओर प्रगति कर सके। इसके लिए पवित्रता से युक्त, भक्ति भावनापूर्ण आध्यात्मिक वातावरण की व्यवस्था हो तथा भारतीय संस्कृति, धर्म एवं जीवन दर्शन के ज्ञान हेतु गीता आदि ग्रंथों एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। सातवां, चराचर प्राकृतिक जगत के ज्ञान के लिए विज्ञानों के अध्ययन एवं अनुसंधान की सुविधा हो
तथा विश्व के विभिन्न देशों में बसे मानव समाज के जीवन एवं परस्पर संबंधों का ज्ञान तथा विश्व बंधुत्व की भावना के विकास हेतु विश्व इतिहास तथा विभिन्न देशों के साहित्य के अध्ययन की सुविधा छात्रों को प्रदान की जाए। पाठ्यक्रम में योग आधार विषय हो। बालक इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त आदि के माध्यम से समस्त ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करता है, इसलिए इन्हें अंतःकरण कहा गया है। यह अंतःकरण ज्ञान का साधन एवं उपकरण है। यह साधन यंत्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ एवं बिना बाधा के सही ढंग से कार्य कर सके, इसके लिए योग का अभ्यास आवश्यक है। अतः योग विषय पाठ्यक्रम का आधारभूत अंग होना चाहिए। शिक्षा के भारतीय मनोवैज्ञानिक आधार प्रकरण में इस विषय पर विस्तार से विचार हुआ है, जिसका निष्कर्ष यह है कि सत्यान्वेषण एवं यथार्थ ज्ञानार्जन के लिए ब्रह्मचर्य पालन, अनासक्त भाव एवं एकाग्रता परम आवश्यक है। मनोविज्ञान का यह नियम सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है। अतः पाठ्यक्रम योग आधार विषय के रूप में होना चाहिए। शैक्षिक पर्यावरण इस प्रकार का निर्मित किया जाए जिससे छात्रों को ब्रह्मचर्य पालन एवं योग अभ्यास की प्रेरणा प्राप्त हो। पाठ्यक्रम छात्रों की पात्रता एवं रुचि के अनुरूप हो। सभी शिक्षा शास्त्रियों को यह संवेद विचार है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। पाठ्यक्रम भी बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बालक की अवस्था, उसकी शारीरिक समर्थता, बौद्धिक योग्यता, मानसिक वृत्ति, सामाजिक वातावरण तथा घर की परिस्थिति आदि सब बातों का ध्यान रखकर ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे बालक केवल कुछ विषयों की जानकारी और कुछ ज्ञान क्षेत्रों का परिचय मात्र न प्राप्त करके अपने सर्वांगीण विकास करने के अवसर प्राप्त करे, और यह विकास बलपूर्वक न होकर प्रेरणा से हो, अध्यापक अथवा अन्य किसी के दबाव में नहीं। आजकल शिक्षा क्षेत्र में इतनी भयंकर अराजकता व्याप्त है कि छोटे बालकों के मस्तिष्क पर असामान्य भार लादकर उन्हें अनेक ऐसे विषय पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो न उनकी रुचि के अनुकूल है और न जिनमें उनकी प्रवृत्ति ही है। दुर्बल शरीर, कोमलमति और सुकुमार मन के बालकों पर पाठ्यक्रम का भार लाद दिया गया है। पाठ्यक्रम बालक के मानसिक स्तर, पात्रता एवं रुचि के अनुसार क्रमवर्धित होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, सक्रमता। बालक के मानसिक स्तर के अनुसार विषय धीरे धीरे क्रम से बढ़ाना और पढ़ाना, इसे सक्रमता का नियम कहते हैं। दूसरा, पर्याप्तता। जो विषय एक बार एक अवधि में पढ़ाया जाए वह इतना पर्याप्त हो कि उस निर्धारित अवधि में भली भांति पढ़ाया जा सके, अर्थात वह न कम हो न अधिक। तीसरा, संबद्धता। प्रत्येक विषय का अगला चरण उसके पिछले अंश के साथ उपयुक्त ढंग से संबद्ध होना चाहिए। उसमें एक प्रकार की क्रमिक और नियमित वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात किसी भी विषय का आगे का ज्ञान पिछले ज्ञान से इस प्रकार संबद्ध हो कि बालक को आगे का ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई न हो और उसका बौद्धिक ज्ञान भी विकसित होता चले। चौथा, निरंतरता। जो ज्ञान एक बार प्रारंभ किया जाए उसकी धारा निर्बाध रूप से शिक्षा जीवन के अंत तक बहती चलनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत या सामूहिक व्यवधान नहीं आना चाहिए। यह ज्ञान धारा इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि बालक क्रम से धीरे धीरे निर्बाध रूप से आदि से अंत तक उस विषय का अध्ययन निरंतर करता चले। पाठ्यक्रम समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं का पूरक। आज अपने देश में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करके उसे जन जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबद्ध किया जाए और उसे सामाजिक उन्नति का साधन बनाया जाए।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, उत्पादन, समाज में व्याप्त घोर निर्धनता के निराकरण तथा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना में योगदान करने वाला होना चाहिए। राष्ट्र में व्यावसायिक एवं यांत्रिक प्रगति के लिए विज्ञान एवं शिल्प के शिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में तो विज्ञान और शिल्प विषय अनिवार्य हो ही, किंतु ऐसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी आवश्यकता है जिनसे भारतीय जनशक्ति एवं अपार स्थानीय खनिज संपदा एवं अन्य उपलब्ध साधन सामग्री का उपयोग हो सके। आज पाठ्यक्रम के निर्माण में केवल नगरों एवं बड़े कस्बों के लोगों का ही ध्यान रखा जाता है। भारत की 80% ग्रामीण जनसंख्या को ध्यान में रखकर कृषि एवं संबंधित ग्रामीण उद्योगों पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करने की तीव्र आवश्यकता है। जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा का प्रसार देश में होगा। केवल साक्षरता के प्रसार के अभियान से शिक्षा प्रसार संभव नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा के मूल में यही भावना थी, किंतु उसको शासन एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं समझा गया। पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य अनुभव। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उत्पादक कार्य का सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक विषय के रूप में समावेश होना चाहिए। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग तथा कृषि और उद्योग में उत्पादन से संबद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान शिक्षा के द्वारा हमारे देश में सफेद पोश यानी व्हाइट कॉलर्ड लोगों का निर्माण हो रहा है। शिक्षित व्यक्ति का अर्थ जिसे हाथ से कार्य न करना पड़े, यह धारणा प्रचलित हो गई है। इस धारणा को समाप्त करने की आवश्यकता है। उत्पादक कार्य विषय को पाठ्यक्रम में रखने से हाथ के काम करने का अभ्यास, श्रम के प्रति निष्ठा, उत्पादन कार्य में निहित भौतिक वस्तुओं और मानव संबंधों को समझने की आंतरिक दृष्टि आदि गुणों का छात्रों में विकास होगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन लर्निंग टू बी के अनुसार शिक्षा जीवन और कर्म से कटी और अलग थलग है। कर्म और शिक्षा के मध्य यह अंतर अप्राकृतिक है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाने एवं कर्म से जोड़ने की आवश्यकता है। तभी विद्यालयी शिक्षा के अवसर सबके लिए समान हो सकेंगे तथा उच्च वर्गीय शिक्षा व जन शिक्षा के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। सभी शिक्षा शास्त्रियों का यह संवेद मत है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना अपेक्षित है कि वह शुद्ध और प्रभावशाली भाषा में अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त कर सके और दूसरों की कही हुई और लिखी हुई बात समझ सके। मातृभाषा पर यह अधिकार शिक्षा का माध्यम होने से ही संभव है। दुर्भाग्यवश आज अपने देश में मातृभाषा की उपेक्षा हो रही है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। पुस्तकों के अभाव की आड़ में उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है। परिणामतः विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित छात्र छात्राएं मानसिक एवं भावात्मक दृष्टि से देश की संस्कृति एवं जीवन से जुड़ नहीं पाते। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को अंग्रेजी साहित्य, उपन्यासों, नाटक, कथा, कविता आदि का अध्ययन करना पड़ता है। मातृभाषा के साहित्य से वे वंचित रह जाते हैं। परिणामतः वे पाश्चात्य संस्कृति एवं समाज जीवन के प्रत्ययों से प्रभावित रहते हैं और अपने देश में ही विदेशी बन जाते हैं। गांधी जी ने इस संबंध में कहा है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के बौद्धिक स्रोतों का इतना अधिक दबाव पड़ता है कि उन्हें जो उच्च विचार विद्यालयों द्वारा प्राप्त होते हैं उनको वे पचा नहीं पाते। अच्छे से अच्छे विद्यार्थी को भी उन्हें तोते की भांति रटना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा है, समाज की सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं वह यह है
कि हमने अंग्रेजी भाषा का जो अंधविश्वासपूर्ण सम्मान करना सीखा है, उससे स्वयं मुक्त हों और समाज को मुक्त करें। मातृभाषा के शिक्षण का संबंध मात्र किसी भाषा के ज्ञान तक सीमित नहीं है। मातृभाषा संस्कार का माध्यम होती है। इसके अध्ययन एवं प्रयोग से उक्ति चातुर्य, शिष्टाचार, वाणी का संस्कार, चरित्र निर्माण, भावना का परिष्कार एवं राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान होता है। इससे मनुष्य के उदात्त भावों का विकास होता है और उसमें नैतिक बल का परिपाक होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एवं अन्य शिक्षा आयोगों एवं समितियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। त्रिभाषा सूत्र। भारत एक विशाल देश है। विभिन्न भारतीय भाषाएं इस देश में प्रचलित एवं विकसित हुई हैं। इन सभी भारतीय भाषाओं की जननी राष्ट्रभाषा संस्कृत है। इसी कारण सभी भारतीय भाषाओं के भाव एवं संस्कार देने वाले गुण समान हैं। भारतीय भाषाएं ही शिक्षा एवं राज्य कार्य के व्यवहार का माध्यम होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजों का शासन इस देश पर रहने के कारण अंग्रेजी भाषा भारत की सरकारी संपर्क भाषा बनी और भारतीय भाषाओं को इस दृष्टि से विकास करने का अवसर नहीं मिल सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में स्थान मिला एवं राज्यों में उनकी भाषाएं व्यवहार का माध्यम बनी। परंतु अंग्रेजी का मोह न छूटने के कारण हिंदी संपर्क भाषा के रूप में उपयुक्त स्थान नहीं ले सकी। अतः इसके लिए सर्वप्रथम हमें शैक्षिक क्षेत्र में पूर्ण मनोबल के साथ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार ने त्रिभाषा सूत्र का सिद्धांत स्वीकार किया है। यह लागू होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नांकित व्यवस्था हो। पहला, प्रथम मातृभाषा। मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हो। अतः मातृभाषा का शिक्षण इस ढंग से हो कि छात्र का उस पर अधिकार स्थापित हो सके। दूसरा, द्वितीय भाषा हिंदी। हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण आरंभ किया जाए। इससे हिंदी देश में संपर्क भाषा के रूप में स्थान प्राप्त कर सकेगी। जिन प्रदेशों में हिंदी मातृभाषा है, उनके लिए एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। तीसरा, तृतीय भाषा संस्कृत। तृतीय भाषा के रूप में छात्र संस्कृत का अध्ययन करें। संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है। संस्कृत भारतीय जीवन के संस्कारों की भाषा तो है ही, किंतु इससे बढ़कर बात यह है कि भारतीय जीवन में उच्च दैवी जीवन के जिन उदात्त आदर्शों की स्थापना के लिए भारतीय समाज सदैव सचेत रहा है, उनकी अभिव्यक्ति संस्कृत साहित्य में ही हुई है। इसके साथ ही संस्कृत का अपना भाषागत और साहित्यिक महत्व भी है। हमारे सभी भारतीय भाषाओं ने संस्कृत की कोख से जन्म लिया है। उसकी विभूति से वे समृद्ध हुई हैं। इसके साहित्य ने हमारी भारतीय भाषाओं का पथ प्रदर्शन किया है, शैली दी है, शब्द शक्ति दी है, शब्द भंडार दिया है, विचार दिए हैं, कथा वस्तुएं प्रदान की हैं। संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, औषधि, सैन्य विज्ञान अर्थात ज्ञान विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिसका भंडार संस्कृत ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हो। अंग्रेजों और जर्मनों ने संस्कृत ग्रंथों को अपने देश में ले जाकर अध्ययन किया और विज्ञान के प्राचीन भारतीय सिद्धांतों को नवीन आविष्कार का रूप देकर अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषाओं में उनका प्रकाशन किया। अब भारतीय छात्र अपने देश की विद्याओं का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः इस दृष्टि से भी प्रत्येक भारतीय छात्र को संस्कृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। समस्त विश्व जिस संस्कृत साहित्य से प्रभावित एवं लाभान्वित हुआ है, हमारे भारतीय छात्र उससे वंचित रहे। इससे अधिक मूर्खता की बात दूसरी नहीं हो सकती। छात्रों को संस्कृत का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे उन्हें संस्कृत ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिले और साहित्य में अभिरुचि जागृत हो। गांधी जी ने संस्कृत भाषा के अध्ययन का समर्थन करते हुए कहा है, संस्कृत शिक्षा के बिना मैं किसी हिंदू की शिक्षा
अधूरी समझता हूँ। अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाएं। अंग्रेजी भाषा एवं अन्य विदेशी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था वैकल्पिक विषय के रूप में होनी चाहिए। जो छात्र विदेशी भाषा का अध्ययन करना चाहते हों, उन्हें पूर्ण सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। कुछ लोगों की आवश्यकता के कारण अंग्रेजी भाषा को देश के सभी छात्रों पर लादना गो राष्ट्रीय आत्मघात है। यह भी सत्य है कि जब तक मातृभाषा में वैज्ञानिक शास्त्र नहीं समझाए जाते, तब तक राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकता। यह तो स्वयं सिद्ध है कि सारी जनता को नए ज्ञान की आवश्यकता है। सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती। यदि अंग्रेजी पढ़ने वाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो सारी जनता को नया ज्ञान कभी नहीं मिल सकेगा। अतः भारतीय भाषाओं को सभी दृष्टियों से समृद्ध एवं शासन के व्यवहार एवं शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। साथ ही आवश्यक है कि अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन की उत्तम से उत्तम सुविधा प्रदान करने हेतु अलग से विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए। रूसी आदि भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था आज भी की गई है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। उसने संपूर्ण शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा को बनाकर सभी क्षेत्रों में उन्नति की है। जापान में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अलग से उत्तम व्यवस्था की गई है। उस देश का अनुभव यह है कि अंग्रेजी भाषा का जितना ज्ञान जापानी बालक प्राथमिक से स्कूल शिक्षा काल तक 10 वर्षों में प्राप्त कर पाता था, वह विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात केवल 3 माह पढ़कर प्राप्त कर लेता है। भारत में भी विदेशी भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था इसी प्रकार की जानी चाहिए। मानविकी, विज्ञान एवं गणित विषय। ज्ञान परिवार में मानविकी, गणित और विज्ञान ये 3 बहनें हैं। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञान के ये तीनों अभिन्न अंग होने चाहिए, किंतु उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी इनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक पर तो अच्छी प्रकार अधिकार प्राप्त किया जा सके और दूसरों का भी थोड़ा बहुत अध्ययन चलता रहे। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन का इतना प्रचलन हो गया है कि उच्च शिक्षा में ज्ञान उपार्जन के संकीर्ण क्षेत्र में अपने आप को सीमित कर लिया जाता है। यह मानवीय विकास के लिए घातक है। इसके परिणाम स्वरूप विज्ञान का विकास विश्व के समक्ष विनाश के भय के रूप में खड़ा है। विज्ञान की प्रगति ने मानव को आश्चर्य में डाल दिया है, साथ ही उसे इतना हृदयहीन बना दिया है कि मानव मानव से भयभीत है। श्री अरविंद ने इस बात को इन शब्दों में कहा है: बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य जो वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा हो, जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का स्वामी हो, जो पंच तत्वों का दास के रूप में जगत का पाद पीठ के रूप में उपयोग करता हो, वह मनुष्य यदि हृदय और भावना में अविकसित हो तो एक निम्न प्रकार का असुर बन जाता है, जो अर्धदेव की शक्तियों का उपयोग पशु के स्वभाव को संतुष्ट करने के लिए करता है। टेनिसन इसका वर्णन प्रकृति में भली भांति अभ्यस्त आंख किंतु बंधग्रस्त दरिद्र आत्मा के रूप में करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्टीकरण पद्धति के सुधार कर विज्ञान एवं गणित विषयों के क्षेत्र में भी मानविकी विषयों, दर्शन, धर्म, इतिहास एवं साहित्य के कुछ अंश का तो समावेश करना ही चाहिए। पाठ्यक्रम में मानव की ज्ञान, भावना एवं क्रिया 3 शक्तियों का समन्वित विकास हो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित हो। पाठ्यक्रम ज्ञान की प्रक्रिया का साधन। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अधिकार प्राप्त करने की विधि। अतः सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का ऐसा विधान होना चाहिए कि समस्याओं के हल ढूंढने में बालक सक्रिय भाग ले सके। पाठ्यक्रम की मूल भावना यह होनी चाहिए कि छात्र ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर अधिकार करे, न कि केवल पाठ्यक्रम में
निर्धारित विषयों के सीमित ज्ञान को पूरा करे। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस जानना सब प्रकार के अनुभवों के लिए आवश्यक है। जो छात्र ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पर अधिकार कर लेता है, उसके हाथ में नई समस्याओं का सामना करने की शक्ति आ जाती है। छात्रों में ज्ञान प्राप्ति की भूख जागृत करना, ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा ज्ञान की खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, न कि छात्रों को कोई सीमित ज्ञान राशि प्रदान करना। श्री अरविंद के शब्दों में, विद्यार्थी को ज्ञान देना आवश्यक है, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है उसके अंदर ज्ञान शक्ति का निर्माण करना। पाठ्यक्रम के स्वीकृत सिद्धांतों में गतिशीलता एवं लचक्र यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो। समाज और व्यक्ति सापेक्ष पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए उसमें लचक और गतिशीलता का होना अनिवार्य है। अन्यथा तीव्रता से विस्तारमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के ज्ञान और हमारे समाज की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थिति के समक्ष किसी भी पाठ्यक्रम का जीवन क्षणिक रह जाने की संभावना है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं, सामाजिक रीतियां, व्यवहार और असमान आर्थिक विकास है। अतः पाठ्यक्रम पर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के समाज और व्यक्तियों की मांग के अलग अलग दबाव होंगे, परंतु समान स्तर एवं राष्ट्रीय एकात्मता के लिए स्वीकृत सिद्धांतों और मूल्यों की रूपरेखा के अंतर्गत देश में एक समान पाठ्यक्रम आवश्यक है। फिर भी पाठ्यक्रम को यंत्रवत नहीं बनाया जा सकता। व्यक्तियों और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को ढालने की छूट शिक्षाविदों एवं अध्यापकों को देना आवश्यक है। साथ ही पाठ्यक्रम को यदि जीवंत और आधुनिक बनाए रखना है, तो यह अनिवार्य है कि वह सदैव परिवर्तनशील और विकासमान रहे। पाठ्यक्रम में विषयों की सह संबद्धता। अंत में एक बात विचारणीय है कि जीवन के समान ज्ञान भी अखंड एवं अविभाज्य इकाई है। अतः यह आवश्यक है कि विषय पाठ्यक्रम के छोटे छोटे अंगों को छोड़कर तात्विक विषय सामग्री की व्यापक एकात्मता पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि भली प्रकार सह संबद्धता यानी कोरिलेशन को नियोजित किया जाए, तो सभी विषयों की सुंदर व्यापक एकता स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार हम छात्रों के समन्वित ज्ञान का विकास कर सकेंगे। प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा। सामान्य शिक्षण के कार्यक्रम के लिए देश में मूलभूत पाठ्यक्रम आवश्यक है, पर हमें प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। प्रतिभावान छात्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर उनकी प्रतिभा को विकास की सुविधा प्रदान करनी होगी। राष्ट्र की प्रगति के लिए भी यह व्यवस्था आवश्यक है। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विद्यालयों की अलग इकाइयां स्थापित करनी होंगी, जो ज्ञान विज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संपन्न परिवारों के बालकों तक ही यह सीमित न रह जाए। ग्रामीण, निर्धन एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी अनेक बार प्रतिभाएं छिपी पड़ी रह जाती हैं। इन सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों की खोज करके उनके विकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार की निर्धनता, क्षेत्र की दूरी अथवा दुर्गमता को इसमें बाधक नहीं बनने देना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा। इसी प्रकार पिछड़े हुए एवं गैर औपचारिक क्षेत्र में आने वाले छात्रों के लिए उपचार इकाइयां अथवा सेतु इकाइयां स्थापित करनी होंगी। साथ ही हमें भारत की बहुसंख्यक शिक्षा से वंचित जनसंख्या के लिए अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से भारत की विशाल जनसंख्या की अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए अधिक साधन एवं समय चाहिए। अतः हमें अंशकालिक अथवा अनौपचारिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर उन्हें लागू करने के हेतु भारी प्रयास करने होंगे। तभी शिक्षा का लाभ सभी देशवासियों को मिल सकेगा। शिक्षा के साथ अर्थ उपार्जन।
हमारे देश में घोर दरिद्रता व्याप्त है। जनसंख्या की बड़ी प्रतिशतता ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे अमानवीय जीवन व्यतीत करती है और जिसे दो समय पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं होता। इन परिवारों के बच्चे धरती पर चलना सीखने के साथ ही जीविकोपार्जन के कामों में अपने माता पिता की सहायता में जुट जाते हैं। इन अभागे बच्चों के पास आज शिक्षा के प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। देश की शिक्षा का विचार करते समय हमारा यह राष्ट्रीय कर्तव्य है कि इन बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। इनके लिए ऐसे पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ अर्थ उपार्जन में सहायक हो सके। विद्यालय में पढ़ने के बाद जो कुछ रुपए अर्जित करके अपने साथ ले जा सके, तभी ये बालक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। गांधी जी की बेसिक शिक्षा की कल्पना के पीछे इसी प्रकार की योजना थी। इस कल्पना को साकार करने की आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा। हमें यह सत्य स्वीकार करना होगा कि विज्ञान और समाज चाहे जितने उन्नत हो जाएं और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र में चाहे जितनी समानता आ जाए, किंतु पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन में अवश्य अंतर रहेगा। यह अंतर कुछ तो उनकी नैसर्गिक प्रकृति की भिन्नता के कारण और कुछ उनकी शारीरिक शक्ति और कार्य भिन्नता के कारण आवश्यक है। सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि पुरुष और स्त्री दोनों की प्रकृति एक हो जाए। यह संभव नहीं है। इसका अर्थ यही है कि किसी प्रकार के सामाजिक अधिकार से स्त्रियां वंचित न हो। इसलिए स्त्रियों की मूलभूत मनोवैज्ञानिक और भावात्मक विशेषताओं, उनकी सौंदर्यात्मक वृत्ति, मातृत्व भावना, गृहिणी के रूप में उनके उत्तरदायित्व आदि का ध्यान रखते हुए उनकी शक्तियों के विकास के अनुकूल उनकी सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। साथ ही उच्च शिक्षा एवं ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उनकी प्रगति करने की पूर्ण सुविधा प्रदान करनी होगी। इस दृष्टि से उनकी सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार चाहिए। सांस्कृतिक विषय। भाषा, मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान, संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान, चित्रकला, नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक एवं धार्मिक साहित्य, आदर्श नारियों के जीवन चरित्र, योगाभ्यास, सांस्कृतिक पर्व मनाना आदि। सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं बाल मनोविज्ञान। व्यवहारिक विषय, सामान्य विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान, शारीरिक व्यायाम, खेल, योगासन, सद्व्यवहार, अतिथि सत्कार, शिशु पालन, घरेलू चिकित्सा आदि। हस्त कौशल, गृह सज्जा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, बागवानी आदि। स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए स्वामी विवेकानंद ने इतिहास और पुराण, गृह विज्ञान, कला तथा धर्म की शिक्षा पर बल दिया है। इन सब के साथ साथ पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकें और निर्भय होकर घूम फिर सकें। युवकों के समान युवतियों में भी साहस और शौर्य उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ऐसी माताएं ही साहसी बालकों को जन्म दे सकती हैं। उन्हीं की गोद में पलकर देश का निर्माण करने वाले सपूत पैदा हो सकते हैं। शिशु वाटिका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। प्राचीन भारत में 3 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिए घर एक उत्तम शिक्षा केंद्र होता था। परिवार के बच्चों की माँ और दादी घर के आंगन में खेल आदि क्रियाकलापों एवं कहानी आदि के माध्यम से उनके विकास में रुचि लेती थी। किंतु आधुनिक काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण परिवारों में शिशुओं के शिक्षण का वातावरण प्रायः समाप्त होता जा रहा है। अब शिशु शिक्षा केंद्रों के रूप में विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलने लगे हैं। इन विद्यालयों को शिशु वाटिका या नर्सरी या किंडरगार्टन कहते हैं। यूरोप और अमेरिका आदि पश्चिमी देशों के शिशु गृहों यानी होम नर्सरी या क्रैच की संख्या अत्यधिक है। ये शिशु गृह सामाजिक कल्याण की संस्था के रूप में चलते हैं।
जिनका काम जीविका के लिए दिन में काम करने वाली माताओं के छोटे-छोटे बच्चों की दिन भर देखभाल करना है। भारत में भी पश्चिम के अनुकरण के रूप में इस प्रकार के शिशु गृह महानगरों में चलते हैं, परंतु माता के स्नेह के अभाव में शिशु गृहों में पोषित बच्चों का संतुलित एवं समुचित विकास नहीं हो पाता। शिशु वाटिका यानी नर्सरी स्कूल विद्यालय एवं शिशु गृहों से अलग हैं। इनमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था होती है। पश्चिमी देशों में किंडरगार्टन ने के जन्मदाता फ्रोबेल ने बालकों की रचना शक्ति एवं सक्रियता का उपयोग करते हुए खेल खेल में आनंद के साथ विकसित होने की पद्धति का समर्थन किया है। मॉन्टेसरी ने स्वयं शिक्षा, निर्देशित स्वतंत्रता, आवयविक शिक्षा, बालक के व्यक्तित्व का आदर और स्वावलंबन आदि शिशु शिक्षा सिद्धांतों की बात तो कही, परंतु अपने बनाए हुए शिक्षा उपकरणों के आग्रह के कारण उसकी शिक्षा पद्धति कृत्रिम हो गई। वह शिक्षा क्रम भारत के लिए ही नहीं, संसार भर के बालकों के लिए पूर्णतः अस्वाभाविक है। गांधी जी से जब मिस मॉन्टेसरी भेंट करने आई, तो उन्होंने अब उसकी शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त कहा। महाराष्ट्र में ताराबाई मोदक एवं गुजरात में गीजूभाई बधेका ने भारतीय शिशु शिक्षा पद्धति का विकास बालवाड़ी के रूप में करके सफल प्रयास किया है। ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के बच्चों का स्थानीय सामग्री के माध्यम से खेल खेल में क्रियाशीलता से मानसिक एवं इंद्रिय विकास तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास करने की स्वाभाविक पद्धति के रूप में बालवाड़ी शिक्षा को मान्यता प्राप्त हुई है। प्रायः शिशु विद्यालयों में जो नर्सरी एवं मॉन्टेसरी के नाम से चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा क्रम के समान ही पढ़ना लिखना, अंक गणित आदि विषयों के शिक्षण पर आग्रह रहता है। 3-4 वर्ष की आयु से बालकों पर इस लिखने पढ़ने की औपचारिक शिक्षा का विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोमल इंद्रियों एवं मति के बच्चों का विकास इससे अवरुद्ध हो जाता है। अतः शिशु वाटिका यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालकों को उनकी रचना शक्ति एवं सक्रियता का पूर्ण उपयोग करते हुए खेल क्रियाओं के माध्यम से उनका मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करने वाले अनौपचारिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। भारत में सरस्वती शिशु मंदिरों में इस आयु के बालकों के लिए सफल शिशु वाटिका शिक्षा पद्धति एवं अनौपचारिक पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रयोग हो रहा है। ग्रामीण शिक्षा भारत की 76% जनसंख्या 7 लाख ग्रामों में निवास करती है। भारत की इस ग्रामीण जनसंख्या के विचार के बिना राष्ट्र की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। हजार वर्षों के विदेशी आक्रमणों से संघर्ष करता हुआ हमारा देश विश्व में सम्मानित राष्ट्र के रूप में आज खड़ा है। इसके अनेक कारणों में से ग्रामों में बसा भारत भी एक प्रमुख कारण है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, पंचायत व्यवस्था आदि की दृष्टि से ग्राम एक संपन्न एवं स्वावलंबी इकाई थी। यह धारणा असत्य है कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या सदा से निरक्षर और अशिक्षित थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व साक्षरता का प्रतिशत आज से अधिक था। देखें श्री धर्मपाल की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री। प्रत्येक ग्राम में पहले एक शिक्षकीय विद्यालय होता था, जो उत्तर भारत में टोल एवं दक्षिण भारत में अग्रहार कहलाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य के समय केवल बंगाल प्रांत में 80,000 टोल थे। मंदिरों, आश्रमों और गुरुकुलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। इस औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त देश भर में अनौपचारिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। पुरोहित, कथावाचक, मंदिर, सन्यासियों के प्रवास, तीर्थ यात्राएं, पर्व, मेले आदि अनौपचारिक शिक्षा के सशक्त माध्यम थे, जिनके कारण भारत में अद्भुत राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक संगठन विद्यमान था और पर्याप्त मात्रा में आज भी अवशिष्ट है। अंग्रेजों के शासन काल में ग्रामों की उपेक्षा हुई। अपना शासन बनाए रखने के लिए उन्होंने केवल कुछ नगरों की ओर ध्यान दिया।
और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ग्रामीण जीवन को पिछड़ा समझने लगे और उसे हे दृष्टि से देखने लगे। गांधी जी ने ग्रामों के महत्व को समझा और स्वतंत्रता संघर्ष काल में भी ग्राम स्वराज्य, स्वदेशी आंदोलन, ग्राम उद्योग, बेसिक शिक्षा आदि रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ किए और इन्हें अपने आंदोलन का आधार बनाया। स्वाधीन भारत की सरकार द्वारा भी ग्रामों की उपेक्षा की गई। रूस और अमेरिका की प्रतिकृति बनाने का स्वप्न साकार करने के लिए देश को औद्योगिकीकरण की होड़ में झोंक दिया। गांधी जी इसका सदा से विरोध करते आ रहे थे। उनका कहना था कि भारत में औद्योगिकरण की नीति तभी सफल हो सकती है जब भारत की जनसंख्या का किसी प्रकार से 1/10 भाग ही शेष रह जाए और उसे कुछ नगरों में लाकर बसा दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पश्चिम का अनुकरण कर भारत की संस्कृति, सामाजिक जीवन, ग्रामीण व्यवस्था और परिवार व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीयकरण की नीति के पीछे भी यही भाव था। सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने देश भर में भारी संख्या में ग्रामीण अंचलों में ही ग्रामीण विद्यापीठ आरंभ करने की संस्तुति की थी। उन्होंने इन विद्यापीठों को आदर्श ग्रामों के रूप में बसाने को कहा था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने और भी अनेक सुझाव और चेतावनियां दी थी। उनकी एक चेतावनी यह थी कि यदि हमने बिना सोचे समझे पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुकरण किया तो भारत में राक्षस राज्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किंतु हमारे नेताओं पर पश्चिम का भूत सवार रहा। परिणाम हमारे सामने है। इसमें संदेह नहीं कि देश में प्रगति हुई है, परंतु यह प्रगति केवल नगरों, कस्बों और उनके आसपास के कुछ गांवों तक, देश की केवल 20% जनसंख्या तक सीमित है। देश की 80% जनता आज भी पिछड़ी है, जिसे विकास का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। 56% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है, जिसे 2 समय भोजन भी प्राप्त नहीं होता। 5 करोड़ वनवासी यानी आदिवासी अमानवीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रामों में केवल 28% साक्षरता बताई जाती है, वह भी कागजी है। ग्रामीण विद्यालयों की दुरावस्था से सभी परिचित हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमें देश को इस स्थिति से मुक्त करने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करना होगा। किंतु पश्चिम का अंधा अनुकरण न कर हम अपने देश की परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर उसका उपयोग करेंगे। किंतु इस तथ्य की उपेक्षा कर नगरों के विकास एवं भारी उद्योगों की स्थापना की नीति स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपनाई। कृषि को विकास योजनाओं का आधार नहीं बनाया गया। परिणामतः ग्रामों में भारी जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करने लगी। महानगरों में श्रमिकों की मलिन बस्तियों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में सभी विश्वविद्यालय नगरों में स्थित हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण युवक नगरों में आते हैं। वे नगर सभ्यता की चकाचौंध से प्रभावित होकर ग्रामों में वापस नहीं जाना चाहते और नगरों में ही नौकरी की तलाश करते रहते हैं। परिणामतः परिवार टूट रहे हैं। प्राचीन ग्रामीण कुटीर उद्योग समाप्त हो गए हैं। कृषि उद्योग परंपरागत पद्धति से चल रहा है। ग्रामीण भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है और टेलीविजन एवं नगरों के संपर्क के कारण ग्रामीण जनता उनका अनुकरण करने में संलग्न है। बहुजन संख्या बीमारी, अज्ञानता एवं निर्धनता की समस्याओं से ग्रस्त है। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं को ग्रामों के निचले स्तर तक ले जाने वाले कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ग्रामीण विद्यालय बिना शिक्षकों के और ग्रामीण अस्पताल बिना चिकित्सकों के चल रहे हैं। अतः भारत की 76% ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा एवं उनके विकास के लिए सभी पक्षों की ओर हमारा चिंतन एवं राष्ट्र योजनाएं केंद्रित होनी चाहिए। इसके बिना देश उन्नति नहीं कर सकता और न ही एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ही खड़ा हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यापीठों की स्थापना की जाए। ये विद्यापीठ ग्रामों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना के केंद्रों के रूप में कार्य करें। इनमें ग्रामीण परिवेश के अनुसार शिक्षा का स्वरूप विकसित हो, जिससे छात्रों में अपने देश और समाज के साथ साथ ग्राम जीवन के प्रति भी प्रेम जागृत हो और उनमें यह भाव उत्पन्न हो कि शिक्षा समाप्त करके अपने ग्राम की सेवा एवं उसके विकास में अपना जीवन समर्पित करेंगे और नगरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा उससे संबंधित उद्योग पाठ्यक्रम के मूल विषय हों। छात्रों में श्रम के प्रति निष्ठा का संवर्धन करने की आवश्यकता है। प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों की खोज करके उनके विकास में आवश्यक सहायता की जाए तथा उनमें ग्रामीण समाज का नेतृत्व करने की क्षमता एवं प्रवृत्ति उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इन विद्यापीठों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम अपनाए जाएं तथा इनके द्वारा ग्रामीण समाज में लोक शिक्षण एवं लोक संस्कार करने की बृहद योजना संचालित की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण समाज में रोगग्रस्तता, अज्ञानता, दारिद्र्य एवं सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा प्राप्त करने के प्रति चेतना जागृत होगी। यह कार्य शासन के बल पर पूर्ण होना संभव नहीं है। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को इस क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है। इसके बिना भारत उन्नत एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। वनवासी शिक्षा। वनवासी समाज। अपने देश में 5 करोड़ वनवासियों की जनसंख्या अधिकांशतः गिरी कंदराओं और जंगलों में छोटे छोटे ग्राम समूहों में निवास करती है। इनमें लगभग 15 लाख जनसंख्या नौकरी या मजदूरी करने के लिए नगरों में पलायन कर गई है। सरकारी भाषा में वनवासियों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें हिंदू समाज से अलग करने की अपनी कुटिल नीति के कारण आदिवासी यानी ट्राइब्स नाम दिया, जो आज भी प्रचलित है। हम लोग इन्हें समाज का अभिन्न अंग मानते हैं तथा वनवासी शब्द से संबोधित करते हैं। वनवासियों के विषय में प्रायः यह धारणा प्रचलित है कि वे असभ्य, जंगली एवं हिंसक लोग होते हैं, जो कि पूर्णतः असत्य है। वनवासी समाज निष्कपट होने के साथ साथ सेवा भाव, स्वाभिमान, त्याग, भक्ति, शौर्य और पराक्रम गुणों से संपन्न होता है। भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप एवं शिवाजी के काल तक देश रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट किए गए उनके पराक्रम तथा बलिदानों की गाथाएं इतिहास की धरोहर हैं। सन 1857 व उसके बाद भी अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए लड़े नए स्वाधीन संग्राम में वनवासियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। घोर दारिद्र्य और ईसाई मिशनरी। वनवासी बंधु आज दारिद्र्य और अकल्पित विवशता की पराकाष्ठा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आधुनिक सभ्यता के साधनों से पूर्णतः वंचित हैं और सभी प्रकार के अभावों से ग्रस्त होकर शोषण तथा दमन की यातनाएं भोग रहे हैं। ईसाई मिशनरियों ने उनकी स्थिति का भरपूर लाभ उठाकर अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से आज स्वाधीन भारत में भी धर्म अंतरण कर अपना कार्य चालू रखा हुआ है। उत्तर पूर्वांचल में नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों का जन्म इन्हीं धर्मांतरित ईसाइयों की राजनीति के कारण हुआ है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में इनके प्रयत्न चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के नियोगी आयोग के प्रतिवेदन से ईसाइयों के कुचक्र का पर्याप्त विवरण दिया है। इसी के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं अरुणाचल राज्यों की सरकारों को धर्मांतरण के विरुद्ध विधान कानून बनाना पड़ा। हमारे द्वारा उपेक्षा। वनवासियों की आज की स्थिति के लिए हमारा संपन्न नगरीय समाज भी कम दोषी नहीं है। हमने उनकी सदैव उपेक्षा की है। उनके साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं किया। केवल अपने स्वार्थ के लिए हमने उनका उपयोग किया। उनको 2 समय पेट भर भोजन मिल सके इसकी व्यवस्था नहीं की।
उन्हें कोई उद्योग धंधे नहीं दिए। सम्मान से वे अपना जीवन यापन करते हुए राष्ट्र के सुव्यवस्थित घटक बने। इसके लिए हमने उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं की। कुछ शताब्दियों से हमने उनके प्रति अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया। श्री रामकृष्ण मिशन तथा ठक्कर बापा द्वारा आदिम जाति संघ के माध्यम से अवश्य कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में काम हुआ है। अब स्वतंत्र भारत में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा इस क्षेत्र में एक चेतना की लहर जागृत हुई है। 1960 के डेबर आयोग के प्रतिवेदन के पश्चात शासन का ध्यान वनवासी क्षेत्र की ओर गया। जनजातियों के विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इन आर्थिक सुविधाओं का लाभ केवल कुछ ऊपर के वर्ग को प्राप्त हुआ। सर्वसामान्य वनवासी की स्थिति और भी दयनीय हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन ने कुछ प्रयास किए। आश्रम विद्यालय पर्याप्त संख्या में खोले गए, किंतु इनकी साक्षरता का प्रतिशत 9 से अधिक नहीं बढ़ सका। वनवासी शिक्षा का उद्देश्य। हमारी यह मान्यता है कि वनवासी अपने समाज एवं राष्ट्रीय जीवन धारा के अभिन्न अंग हैं। हिंदू समाज की उपेक्षा के कारण ही आज उनकी दयनीय स्थिति हुई है। विदेशी ईसाई मिशनरियों ने हमारी उपेक्षा एवं उनकी दरिद्रता का लाभ उठाकर उनका धर्मांतरण किया है। अब हमें अपनी भूल का परिमार्जन कर वनवासी बंधुओं को प्रेम, सेवा एवं शिक्षा के माध्यम से एवं राष्ट्रीय जीवन का स्वाभिमानी, जागरूक एवं स्वावलंबी घटक बनाना है। इस उद्देश्य को वनवासी क्षेत्र में शिक्षा प्रसार के द्वारा पूर्ण करने की आवश्यकता है। वनवासी क्षेत्र की शिक्षा का स्वरूप। पहला, राष्ट्रीय एवं देशभक्ति के संस्कार। आज देश के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की। इस समस्या का समाधान शिक्षा में निहित है। हमें शिक्षा के माध्यम से वनवासी समाज के बालकों को राष्ट्रीयता के एवं मातृभूमि भारत के प्रति भक्ति भाव के संस्कारों से संस्कारित करना है। उनमें भारतीय संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्मिकता के प्रति गौरव युक्त श्रद्धा के भाव जागृत करने होंगे। दूसरा, वनवासी जीवन की विशेषताओं का विकास। वनवासी जीवन की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परंपराओं आदि की विशेषताओं का शिक्षा के माध्यम से विकास करना है। आधुनिकता के नाम पर उनकी विशेषताओं को समाप्त नहीं करना है। वनवासियों में स्वाभिमान, सेवा भाव, परिश्रम, ईमानदारी आदि ऐसे महत्वपूर्ण गुण विद्यमान हैं जो तथाकथित शिक्षित एवं विकसित वर्ग में उपलब्ध नहीं होंगे। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी जिससे उनके इन गुणों का विकास हो सके। तीसरा, राष्ट्रीय इतिहास के साथ वनवासियों के गौरवपूर्ण इतिहास का ज्ञान कराना। भारत के राष्ट्रीय इतिहास के ज्ञान के साथ साथ वनवासियों के गौरवपूर्ण इतिहास का परिचय भी छात्रों को कराना चाहिए। उदाहरणार्थ, गोंड राजा के ने शताब्दियों तक राज्य किया। उत्तर पूर्वांचल में दिमासा जनजाति के अनेक राजा हुए। उन्होंने असम पर मुसलमानों के आक्रमणों का सामना किया। महाराणा प्रताप एवं शिवाजी को भिल्ल सरदारों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सहयोग दिया। इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रसंगों को छात्रों को बताना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगवान तुल्य पूजित बिरसा मुंडा के एवं रानी मां गाई दिल्लू इत्यादि के जीवन चरित्र पढ़ाने चाहिए। रामायण एवं महाभारत की कथाओं के माध्यम से प्राचीन भारत का इतिहास बताना चाहिए और उनमें वनवासियों के प्रसंगों पर राष्ट्रीय एवं धार्मिक महत्व की दृष्टि से प्रकाश डालना चाहिए। चौथा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। वनवासी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि वनवासियों की भाषाएं अनेक हैं और उनकी अपनी कोई लिपि भी नहीं होती, किंतु इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके लिए क्षेत्रीय भाषा की लिपि एवं देवनागरी, इन दोनों लिपियों को अपनाना होगा, जिससे वे अपने क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण देश के साथ जुड़ सकें। इसके लिए हमें उनकी भाषा में
प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकें तैयार करनी होंगी और उनकी भाषा के जानकार शिक्षक भी तैयार करने होंगे। हाफलॉन्ग में जेमी भाषा की प्रारंभिक पुस्तकें देवनागरी लिपि में तैयार कराई गई हैं और उनके माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार का प्रयास हमें वनवासी क्षेत्रों में सर्वत्र करना होगा। पांचवा, व्यावसायिक शिक्षा। वनवासी क्षेत्र की शिक्षा को जीविका के साधनों से जोड़े बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। वनवासी बालक बालिकाएं धरती पर चलना सीखने के साथ ही माता पिता की अनेक काम धंधों में सहायता करते हैं। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा को उनके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाना होगा। तभी शिक्षा उनके लिए आकर्षक एवं जीवन उपयोगी हो सकती है। वनवासी बालक परिश्रम एवं कला कौशल में निपुण होते हैं। अतः कृषि एवं कुटीर उद्योग, कताई, बुनाई, हस्तकला, चित्रकारी, वनीकरण यानी फॉरेस्ट्री, बागवानी, पशुपालन आदि विषयों का प्रशिक्षण सामान्य ज्ञान विज्ञान के साथ आवश्यक है। छठा, शिक्षा प्रणाली। विभिन्न विषयों का ज्ञान परिवेश को आधार बनाकर सरल कथन पद्धति से चित्रों, मॉडल, गीतों आदि के माध्यम से कराना होगा। बेसिक शिक्षा पद्धति इन क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। वनवासी क्षेत्र के परिवारों का वातावरण भिन्न प्रकार का होता है, अतः इन क्षेत्रों की शिक्षण विधि नगर के समान अपनाने से शिक्षक को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां, विद्यालय सामाजिक चेतना के केंद्र हों। वनवासी क्षेत्र के विद्यालयों का संबंध केवल उसमें पढ़ने वाले छात्रों के जीवन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु विद्यालय वनवासी ग्राम अथवा क्षेत्र के जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वनवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों का अध्ययन कर उनके उन्मूलन की चेतना उन्हीं के भीतर से जागृत हो, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय के माध्यम से क्षेत्र में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रति आस्था एवं गौरव के भाव जागृत करने हेतु विविध क्रियाकलाप अपनाए जाने चाहिए। पर्वों, उत्सवों, सम्मेलनों के आयोजनों द्वारा उनके भीतर अपेक्षित स्वस्थ सामाजिक चेतना जागृत की जा सकती है। वनवासी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं एवं कठिनाइयों के समाधान का मार्गदर्शन विद्यालय से मिलना चाहिए। तभी हम उनके जीवन के साथ समरस हो सकते हैं और अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्र के लोगों में विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना का विकास भी इसी प्रकार होगा। आठवां, विद्यालय स्वावलंबी बने। वनवासी क्षेत्र में आर्थिक समस्याएं विकट रूप में होती हैं। छात्र विद्यालय शुल्क देने में असमर्थ किंतु परिश्रमी होते हैं, अतः उनके इस गुण का उपयोग करते हुए विद्यालय में कृषि, उद्यान आदि में उनके द्वारा काम कराया जा सकता है, जिसकी आय से विद्यालय को सहयोग मिल सकता है। विद्यालय के भवन निर्माण एवं टूट फूट सुधार में भी छात्रों एवं ग्रामवासियों का शारीरिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। हाफलॉन्ग के विद्या मंदिर में छात्रों ने भवन निर्माण में शारीरिक सहयोग देकर हजारों रुपए की मजदूरी की बचत की। छात्र ही छात्रावास के लिए जंगल से बांस और फूस काटकर लाए तथा उन्होंने स्वयं इतने सुंदर छप्पर का निर्माण किया, जिसका यदि मजदूरी देकर निर्माण कराया जाता तो 10,000 रुपए से कम व्यय नहीं होता। इसी प्रकार ग्रामवासियों से भी विभिन्न प्रकार का सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। हमें सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहकर समाज के सहयोग के बल पर वनवासी क्षेत्र में विद्यालय चलाने हैं। हमारे कार्य अच्छा है तो समाज से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। छात्रों को वनवासी समाज का नेतृत्व ग्रहण करने हेतु तैयार करना। प्रायः देखा गया है कि वनवासी छात्र शिक्षा प्राप्त करके नगरों को पलायन कर जाते हैं, यहाँ तक कि वे अपने ग्रामों में आना भी नहीं चाहते। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना है। छात्रों में प्रारंभ से ही अपने परिवार, ग्राम एवं समाज के प्रति लगाव एवं प्रेम का निर्माण करना है, जिससे वे विकसित होकर अपने ग्राम एवं समाज का नेतृत्व ग्रहण कर उनकी सेवा करें तथा उन्हें वर्तमान दयनीय स्थिति से उबार कर देश के अन्य लोगों के साथ
विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सके। यह शिक्षा पाकर वे गांवों और समाज को इस योग्य बनाए कि वे देश की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुख्य धारा से जुड़ सके और हमारे विशेष अधिकारों और कर्तव्यों में अपना भाग प्राप्त कर सके। हमें प्रारंभ से ऐसे बालकों को उनकी प्रतिभा की खोज करके चयन करना होगा और उन्हें इस दृष्टि से ज्ञान, कुशलता एवं चरित्र से संपन्न बनाकर विकसित करने का प्रयास करना होगा। उन्हीं में से वनवासी क्षेत्र के लिए हमें अच्छे शिक्षक भी प्राप्त हो सकेंगे। शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी होता है। वनवासी क्षेत्र की शिक्षा की सफलता हमारे शिक्षकों पर निर्भर है। इसके लिए हमें अच्छे शिक्षकों की खोज कर उनके विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। अपने वनवासी बंधुओं के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाला, सेवा एवं ध्येय प्रवृत्ति के युवक ही वनवासी क्षेत्र में शिक्षक के दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। हमें वनवासी युवकों को ही इस दृष्टि से प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी शिक्षा आदि की कमियों को पूरा कर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर कुशल शिक्षक के रूप में विकसित करना होगा। वनवासी समाज को हे दृष्टि से न देखने वाला, उनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं से परिचित और उनकी भाषा समझने वाला व्यक्ति ही वनवासी क्षेत्र में सफल शिक्षक हो सकता है तथा वह वनवासी बंधुओं के मित्र, हितैषी एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है।